हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अक्षर पटेल, नेथन लियोन, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, किससे ये वीडियो स्टार्ट की जाए मुझे आज कुछ समझ आ नहीं रहा है यहाँ पे। और जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं जिस हिसाब का ये आज का टेस्ट मैच का दूसरा दिन गया है। हर किसी ने अपनी अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया है और अब इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया ये टेस्ट मैच की। बिल्कुल इवन स्टीवंस नज़र आ रहा है और मैच बिल्कुल बैलेंस में नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आप अपर हैंड जरूर मान सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ा सा ज़्यादा ये झुका हुआ है मैच, बट इस हिसाब का दिन रहा है कि इतने सारे प्लेयर्स मैंने अभी नाम लिए ना, उन सब ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया है आज। और उनमें फिर अगर आप दो स्टैंड आउट परफॉर्मर निकालोगे तो निकल के आते हैं वो नेथन लियोन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप की तरफ से, और अक्षर पटेल। अमूमन हम जब भी अक्षर पटेल का नाम लेते हैं ज़्यादातर क्या होता है कि उनकी गेंदबाजी को हम तारीफ कर रहे होते हैं, उनकी गेंदबाजी की प्रशंसा कर रहे होते हैं हम। पर लास्ट मैच में भी कुछ ऐसा किया उन्होंने कि हम उनकी बैटिंग पे थोड़ी बात करने को मजबूर हो गए, थोड़े से उधर हमने ज़्यादा तवज्जो दी उनकी बॉलिंग की बजाय। बट आज जो उन्होंने किया है उसका तो भाई कि ये तो अलग ही लेवल की बल्लेबाजी थी। मतलब जिस पोजीशन में टीम इंडिया थी 7 विकेट गिरने के बाद, या अक्षर पटेल जब क्रीज पे आए, वहाँ से जिस स्थिति में अभी टीम इंडिया है, तो वो उसका सबसे ज़्यादा श्रेय अगर जाता है तो वो अक्षर पटेल है। तो इन सब पे भी आते हैं अक्षर पटेल अश्विन की वो साझेदारी, नेथन लियोन का वो सुबह का बिफोर लंच का वो स्पेल, सब कमाल था। बट अभी की मैं स्कोर कार्ड आपको एक बार बता देता हूँ। कल ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए और आज जवाब में इंडिया ने 262 किए। ऑस्ट्रेलिया को एक जो 1 रन की कीमती लीड बोल लीजिए, या आप मोराल बूस्टर लीड ही बोल लीजिए, 1 रन की लीड मिली ऑस्ट्रेलिया को। और आज दिन का खेल खत्म होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए 61 फॉर लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। 61 रन उन्होंने बना लिए, 1 विकेट अभी तक खोया है और अच्छी स्पीड से उनकी गाड़ी भागी है आज सेकंड इनिंग्स में। तो ये तो आज का दिन का लेखा जोखा था। और ट्रेविस हेड और मार्नस लबुशेन अभी क्रीज पे हैं, कल वो बैटिंग करने आएंगे फिर से। तो ये तो हो गई अभी तक स्कोर कार्ड की बात। अब अगर आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी, अक्षर पटेल और नेथन लियोन की। पहले नेथन लियोन की बात कर लेता हूँ। नेथन लियोन ने जो लास्ट मैच में बोला था कि जिस हिसाब के वो प्लेयर हैं, एक लेजेंड है ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड क्रिकेट में, और स्पेशली वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में, जिस हिसाब से वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो लास्ट मैच उनका ऑफ गया तो मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया लियोन को तो नहीं बैठाएगा, क्योंकि कोई बंदा हर मैच में ही अच्छा करके दे रहा है तो उसका एक आधा मैच ऑफ जा सकता है, एक आधी इनिंग उसकी भी थोड़ी सी अप टू द मार्क दी जाए तो ऐसा हो सकता है। बट आज वो सुबह के स्पेल में जैसे ही आए, 1 विकेट उनको मिला, उसके बाद नेथन लियोन ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बल्लेबाजों को, इंडियन बैट्समैन को परेशान करते चले गए वो, और एक के बाद एक विकेट चटकाते चले गए वहाँ से, और टीम इंडिया को ऐसी पोजीशन में डाल दिया कि ऐसा लग रहा था कि अभी टीम इंडिया ये मुकाबला एक तरफा होता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और शायद से वापस इस मुकाबले में इंडिया ना आ पाए। तब वहाँ पे एक शख्सियत आती है अक्षर पटेल के रूप में क्रीज पे, और उन्होंने कुछ अलग ही मन बनाया हुआ था आज। और मेरी गट फीलिंग भी यही बोल रही थी यार कि मैच एक तरफा तो नहीं जाएगा, थोड़ी तो लड़ाई। जो टैलेंटर्स है, जो लोअर मिडल ऑर्डर है टीम इंडिया का, जो आजकल टैलेंटर नहीं बोलते आज भैया, क्योंकि प्रॉपर ऑलराउंडर्स खेलते हैं वहाँ पे, तो जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो थोड़ी तो फाइट पुट ऑन करेगा। और हुआ ऐसा ही कि मैं ये देख रहा था कि 100 रन से लीड जैसे थोड़ी बहुत कम कर दे तो इंडिया को 4th इनिंग में एटलीस्ट लड़ने का चांस रहेगा। 300 सवा 300 भी अगर चेज करने जाएंगे तो, अगर 120-30 रन की लीड रह जाती है ऑस्ट्रेलिया के पास, 110 रन की या 100 रन की भी, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। बट तभी अक्षर पटेल आते हैं, स्टार्ट में अपना थोड़ा टाइम लेते हैं, 15-20 गेंदें खेलते हैं। उसके बाद मैथ्यू कुन्नेमन ने एक वो ललचाती हुई बॉल डाली थी, थोड़ी ज़्यादा फ्लाइट दे दिया था, ओवर पिच हो गई थी, और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक शॉट लगाया था उन्होंने, हवाई फायर किया था। वहाँ पे चौका मिला, उससे अगली गेंद पे स्लोक स्वीप छक्का मिड विकेट के ऊपर से। और उसके बाद अक्षर पटेल ने रुकने का नाम नहीं लिया। पैट कमिंस को एक खूबसूरत ऑन ड्राइव खेला, जो मे बी आज का सबसे अच्छा शॉट या
इस मैच का भी सबसे अच्छा शॉट वो आप मान सकते हो, जो एक लास्ट मैच में भी अक्षर पटेल ने पैट कमिंस को ऐसे 2-3 ऑन ड्राइव खेले थे और आज भी वैसे ही ऑन ड्राइव खेला। उसके बाद एक कट पे शॉट लगाया पैट कमिंस के, और तब तक टी का टाइम हो चुका था और इंडिया उस टाइम पे 84 रन बिहाइंड था, 84 रन पीछे चल रहा था इंडिया उस समय ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड से। और तब भी ऐसा लगा हुआ था कि यार कि जैसे तैसे 20-30-40 रन इंडिया और जोड़ लेता है तो फिर कहीं ना कहीं मुकाबला, अगर इंडिया दूसरी इनिंग्स में अच्छी गेंदबाजी करके 180-170 पे ऑस्ट्रेलिया को निपटा लेता है तो वहाँ से 230-240 का स्कोर में भी इंडिया चेज डाउन कर पाए सेकेंड इनिंग्स में अपनी। बट रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल दोनों के कुछ इरादे अलग ही थे। लंच के टी के बाद आते हैं और आते ही काउंटर अटैक, फिर से जो काउंटर अटैक उन्होंने किया था टी से पहले वो कंटिन्यू करते हैं और स्पिन गेंदबाजी पे उसी तरह से वो खेलते चले जाते हैं। फ्लिक शॉट और बिहाइंड द विकेट्स या फिर कट या पुल का कोई चांस मिल रहा हो वो, या थ्रू द कवर्स और ड्राइव मिल रहा हो उनको वहाँ पे, और ज़्यादा डिपेंडेंसी वो रखते हैं मिड ऑन या लॉन्ग ऑन पे, जो ऑन ड्राइव खेल खेल के वो सिंगल लेते रहते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो वो एक खूबसूरत, आप अगर उनकी बैटिंग देखोगे तो किसी भी टॉप ऑर्डर बैटर से वो कम नज़र नहीं आ रहे थे, जो कि मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ ये कि ये प्रॉपर ऑलराउंडर्स है, प्रॉपर ऑलराउंडर्स है। बट आज उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया। और यहाँ पे अक्षर पटेल ने जिस हिसाब से पारी खेली है ना, जिस हिसाब से डोमिनेट किया है, काउंटर अटैक किया, जो ऋषभ पंत पिछले 1-2 सालों से करते आ रहे हैं टीम इंडिया के लिए, वही सेम चीज़ आज अक्षर पटेल ने की। और आज मैं बता दूं आपको कि जैसे अक्षर पटेल ने खेलना स्टार्ट किया ना तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हम ऋषभ पंत को मिस कर रहे हैं। मे भी कर रहे हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, मिडल ऑर्डर में हम, बट तब ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई कि ये ऋषभ पंत ही खेल रहे हैं अक्षर पटेल के रोल में, बट वो अक्षर पटेल ही थे। और क्या शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की, अच्छे कट लगाए, अच्छे ऑफ ड्राइव लगाए, थ्रू द कवर अच्छी बैटिंग की, चाहे वो स्पिन हो जाए या फिर फास्ट गेंदबाजी हो जाए, और डाउन द ग्राउंड अच्छे शॉट लगाए, मिड विकेट के ऊपर स्लॉग स्वीप अच्छे लगाए, स्वीप अच्छे लगाए। तो लाजवाब बैटिंग थी। अच्छा जो हम पिछले कई मैचेस की बात करें तो टॉप ऑर्डर की वजह से काफ़ी मैचेस फंस जाते हैं जल्दी आउट होने की वजह से। बट अब रिसेंट पास्ट में ही याद करें कितने सारे मैचेस ऐसे हुए हैं कि हमारे लोअर मिडल ऑर्डर ने या पुछल्ले टेलेंडर्स ने आके रन्स किए हैं, उसके बाद टीम इंडिया ने मैच जीता है। चाहे वो लास्ट बुमराह और शामी की पार्टनरशिप ले लीजिए आप इंग्लैंड में, उसके अलावा शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप आप ले लीजिए, या फिर श्रेयस अय्यर और अश्विन की अभी हाल ही में बांग्लादेश के अगेंस्ट वो पार्टनरशिप ले लीजिए। तो और उसके अलावा हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन की पारी ले लीजिए जो मुकाबला ड्रॉ खेला था हमने डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया में। तो इतने बहुत सारे इंस्टेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं पिछले 1.5-2 सालों की अगर बात करें, जहाँ पे लोअर मिडल ऑर्डर ने आके बखूबी पारी को संभाला ही नहीं है, बट वहाँ से इंडिया को ऑन अ विनिंग नोट की विनिंग साइड भी किया है वहाँ से, और प्रेशर ऑब्जर्व करके। और वो काम इन सब पे अगर आप कॉमन फैक्टर देखो ना ज़्यादा तो वो रविचंद्रन अश्विन आपको नज़र आएंगे, चाहे वो हनुमा विहारी के साथ पार्टनरशिप हो या फिर आज अक्षर पटेल के साथ हो या श्रेयस अय्यर के साथ हो बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो ये हम जिस तरह की ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस लगातार देते आ रहे हैं, यहाँ पे हम अक्षर पटेल की बात तो कर रहे हैं, बट इस पार्टनरशिप में अगर अश्विन की बात नहीं करेंगे तो वो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी उनके साथ। और जिस हिसाब से वो खेल रहे थे कहीं पे भी ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही थी, ना ही तो लेफ्ट आर्म स्पिनर कोलेमन के अगेंस्ट, ना ही नेथन लियोन टॉड मर्फी के अगेंस्ट, और बिल्कुल आराम से प्यार से बॉल को सहला रहे थे, सिंगल डबल। और जब थोड़ा 1-2 लूज बॉल मिल रहे थे तो उन पे टूट के भी वो पड़ रहे थे। बट दूसरे तरफ से अग्रेसर का रोल अक्षर पटेल कर रहे थे, निभा रहे थे वो, तो दूसरी छोर से अश्विन अपना आराम से गेम खेल रहे थे, टाइम लेके खेल रहे थे और गेम को आगे चलने दे रहे थे वो। और तो बहुत शानदार इनिंग उन्हीं की रही, और वो अनफॉर्चुनेटली रहे थोड़ा कि नया बॉल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बल्ले पे अच्छे से आएगा, बट वो आया नहीं, रुक के आया और वो फ्लिक थोड़ा सा मिस टाइम हो गया और अच्छा कैच पकड़ा मैट रेंशो ने वहाँ पे। तो उसके अलावा हालांकि ये लग रहा था कि अश्विन और अक्षर पटेल एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मे बी यहाँ से 50-60 रन की लीड इंडिया ले जाए और ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादा मुश्किलों में आ सकता था, बट वो इवेंचुअली अश्विन आउट हुए,
फिर अक्षर पटेल का भी अच्छा कैच। तो 2 अच्छे कैचेज ने ऑस्ट्रेलिया को आज बचा लिया डाउन द ऑर्डर इंडिया की। एक पहला कैच अश्विन का मैट रेंचो ने पकड़ा, उसके बाद अक्षर पटेल का कैच पकड़ा पैट कमिंस ने, कैप्टन ने। तो ये तो आज ये पार्टनरशिप जो स्पेशल थी इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया इस मैच में अभी तक टिका हुआ है और ऑलमोस्ट आप 45% चांसेस अभी भी दे रहे हैं इस टेस्ट मैच में इंडिया को। अगर ये पार्टनरशिप नहीं होती तो मैं तो ये बोलता कि कल या परसों जब भी ये मैच खत्म होता तो 5 या 7% ही इंडिया के पास चांसेस होते इस मैच में आगे आने के लिए। बट एक और पार्टनरशिप ऐसी रही जहाँ पे जिसने पारी को एक बार बीच में फिर से संभाला, हालांकि बाद में वो लड़खड़ा गई थी पारी फिर से, पर 4 विकेट जल्दी गिर गए थे जब श्रेयस अय्यर आउट हुए 66 for 4। उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं और वो अलग ही लय में नजर आ रहे हैं और उसी लय के साथ वो खेलते चले गए और उन्होंने बखूबी साथ निभाया विराट कोहली का, जो कि आज लग रहे थे कि विराट कोहली जो हम जिनके आदी हैं देखने को टेस्ट क्रिकेट में जिस हिसाब की वो बैटिंग करते हैं, आज उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टॉड मर्फी और नेथन लियोन को बैकफुट पे ज़्यादा खेलूँगा, ज़्यादा पिच ऑफ द बॉल जाने का ट्राई नहीं करूँगा, रीच ज़्यादा नहीं करूँगा और सॉफ्ट हैंड से ही खेलता रहूँगा। नच किया उन्होंने बॉलों को ज़्यादातर स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल के लिए या मिड ऑन लॉन्ग ऑन पे ज़्यादा सिंगल्स पे डिपेंडेंसी अपनी दिखाई। बाउंड्रीज कम ही लगाई, 4 ही चौके लगाए उन्होंने अपनी पारी में, बट खूबसूरत पारी थी और कंट्रोवर्शियल डिसीजन में वो आउट हुए। वहाँ पे मे भी नितिन मेनन मे भी अंपायर थे, शायद वो नॉट आउट दे सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी ऐसा लगा देख के कि लेग स्टंप पे बॉल लग रहा है, बट अगर आप बल्ले वाला पूरा इंस्टेंट ही हटा दे, वो एक बार साइड में रख दे उसको कि बल्ला लगा या नहीं लगा। उसके अलावा भी हम बात करें तो ऐसा देखा लगा कि फर्स्ट टाइम में कि बॉल लेग स्टंप पे लगा है और विद द आर्म बॉल अंदर जा रही थी, तो मे भी वहाँ पे अंपायर नॉट आउट दे सकते थे उनको, बट उन्होंने बहुत जल्दी अपनी उंगली उठाई थी उन्होंने और जल्दी आउट दे दिया था विद इन अ सेकेंड। फर्स्ट सेकंड उन्होंने जैसी अपील आई कोनेमन की तरफ से उसी के साथ ही वो आउट दे दिया, बिल्कुल उन्होंने भी टाइम नहीं लिया। बट कभी कभी इसमें मेरे को एक और रीजन लगता है, बाकी मैं उस रीजन पे भी आऊँगा कि बैट लगा या पैड फर्स्ट हुआ या बैट फर्स्ट हुआ, बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने सारे रिव्यू खो दिए थे उस टाइम तक, तो वहाँ पे अंपायर्स को फिर ऐसा लगता है कि यार मैं आउट दे देता हूँ। मुझे ऐसा, मेरा ये पर्सनली मानना है, मैं जितने भी पिछले कुछ सालों से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ और ये सब मैंने बहुत बार देखा है, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो या वाइट बॉल क्रिकेट हो, बॉलिंग टीम या कोई भी टीम है अपने सारे रिव्यू जाया कर चुकी होती है, अपने सारे रिव्यूज खत्म कर चुकी होती है वो इनिंग्स में। तो अंपायर्स के दिमाग में एक वो डाउट चलता है कि यार इसको अगर सपोज करो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने आज अपने सारे रिव्यू बंद कर दिए थे, तो अंपायर ने सोचा यार कि ऑस्ट्रेलिया के पास तो रिव्यू बचे नहीं है और मे भी गलत डिसीजन हो तो मैं इसको आउट दे देता हूँ, क्योंकि इंडिया के पास तो रिव्यू है ही, अगर रिव्यू आउट नहीं हुआ तो इंडिया रिव्यू ले सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू नहीं है और ये बाई चांस अगर आउट हुआ और मैंने नॉट आउट दे दिया तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अंपायर्स की थिंकिंग ऐसी रहती है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, थोड़ा तो इफेक्ट तो पड़ता है, इम्पैक्ट तो पड़ता है इस चीज़ का कि सामने वाली टीम के पास रिव्यू नहीं है, ये अंपायर्स को पता रहता है, तो मे भी उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है, उसको सोच के उसको इम्प्लीमेंट करके वो अपनी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत तो ट्विक करते ही है, ये तो मुझे ऐसा लगता है। और अब आ जाती है बात की बल्ला पहले लगा या पैड फर्स्ट आया। जब स्टार्टिंग के 3-4 रिप्ले देखे जितने भी एंगल से, 2-3 एंगल से, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था टच एंड गो, ऐसा था कि पहले जो लेफ्ट लेग आगे आया विराट कोहली का, वहाँ से पैड लगाए और उसी के जस्ट 1 मिली सेकेंड बोल लीजिए, 1 मिली सेकेंड के बाद से बल्ले का इनर एज लगता है और इनर एज लगते ही बैक पैड पे बॉल लगता है, जो कि रियल टाइम में ऐसा लगता है कि अंपायर्स को भी ऐसा लगा हो कि बॉल जाके सीधा बैक पैड को लगा है, पीछे वाले पैड को लगा है, पीछे वाले पैर को लगा है बॉल, तो मे बी उनके लिए वो डिसीजन आसान हो, इसीलिए उन्होंने सोचा हुआ कि आउट दिया होगा अंपायर ने। बट पहले कुछ रिप्लेज में ऐसा लगा कि पहले पैड लगा है फिर बैट लगा है, बट आप फिर से जितनी जितनी रिप्लेज देखते गए उसके बाद रिप्लेज आती गई, वहाँ से फिर ऐसा लगा कि यार पहले बैट भी लगा हो सकता है, पैड भी लगा हो सकता है, और मे बी मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ इस मामले में। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी विकेट्स पे, ऐसी पिचेस पे इस तरह के डिसीजंस आते हैं तो हमेशा डिसीजन बैट्समैन के फेवर में जाने चाहिए, बैटर्स के फेवर में जाने चाहिए, क्योंकि बॉलर्स को और भी मौके मिलते हैं आउट करने को। ये
बिल्कुल हटके मैंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर दी है कि भैया ये क्यों आउट है तो क्यों करेगा, चाहे कैसे भी पिच हो, आउट करना तो आउट करना होता है और मुश्किल होता है बल्लेबाज को आउट करना, जो कि बाद में देखने को मिला हमने जो साझेदारी हुई। बट वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट ऐसे विकेट्स पे, ऐसे पिचेस पे आपको बैटर्स को देने चाहिए, ऐसे पे नहीं कैसे पे भी, क्योंकि वही होता है ना कि आप हमेशा से, ये तो क्रिकेट में होता ही रहा है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बैट्समैन को ही जाता है। बट यहाँ वो इस केस में देखने को नहीं मिला, क्योंकि बिल्कुल 50-50 डिसीजन था। ये मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पायर बोलेगा ना कि पहले पैड लगाए, तो भैया प्रूफ कहाँ है, कोई भी वीडियो में किसी भी एंगल से ये कहीं पे भी क्लियर नहीं हुआ कि पहले पैड लगाए। और वो बोलेगा पहले बैट लगाए, कोई बोल दे बैट लगाए, तो वो भी कहीं पे भी प्रूव नहीं है कि अंपायर इसको नोट आउट दे दे या कुछ भी बोल दे कि पहले बैट लगाए फिर पैड लगाए, क्योंकि वो भी वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा। तो ऐसा एक फ्रेम आ रहा है जहाँ पे बैट पे भी बॉल लगा हुआ है, पैड पे भी लगा हुआ है बॉल, और पैड थोड़ा सा जो लेफ्ट वाला लेग है वो थोड़ा आगे है, बल्ला थोड़ा पीछे है। तो बट लगता बॉल वहीं पे है जहाँ पे वो बैट है, पैड के थोड़ा सा पहले लग सकता है या बैट के पहले लग के जा सकता है बॉल। तो ये मेरे हिसाब से तो थर्ड अंपायर का मैं एक तरह से ये खराब डिसीजन मानूंगा। अब दे दिया है, अब इसकी कोई ऐसा तो नहीं है कि इसके वजह से मैच वो हो जाएगा, क्योंकि रन्स इंडिया ने लास्ट में कर दिए और मे भी इतने ही रन बनते, विराट कोहली भी खेलते, या मे भी 10-20-25 रन ज़्यादा बन जाते कम बन जाते, वो तो सॉरी किसको पता है। बट डिसीजन मेरे हिसाब से ऐसी पिचेस पे, ऐसी विकेट्स पे या कैसे भी विकेट्स पे आपके ऐसे डिसीजन आते हैं तो वो हमेशा बैटर्स के ही फेवर में जाने चाहिए। अब अगर आप बोलो इसमें कि ऑन फील्ड डिसीजन अंपायर का आउट था तो उसके साथ आप जाओगे, तो यार ये तो कोई बात नहीं, फिर थर्ड अंपायर क्यों बैठा है? ऑन फील्ड डिसीजन के साथ ही आपको जाना है, तो बैटर्स ने रिव्यू क्यों लिया है? फिर आप ऑन फील्ड डिसीजन ऑन फील्ड अंपायर के साथ ही चले जाइए। अगर उसमें आउट नहीं दिया होता अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने, तो नॉट आउट दे देते। तो ये चीज़ कहीं समझ नहीं आई। फिर आपको टेक्नोलॉजी का, जो आप ऊपर बैठ के आपके पास इतना टाइम है अनलिमिटेड, इतनी आप फुटेज चेक कर रहे हो, सारे एंगल्स चेक कर रहे हो आप, तो फिर क्या फ़ायदा इतना टाइम लेने का? वो तो फिर ऑन फील्ड अंपायर से ही अगर आपके डिसीजन चल रहे हैं, तो इसमें अगर आप ये बोलोगे कि ऑन फील्ड डिसाइड, तो मेरा ये कतई मानना नहीं है कि आप ऐसे डिसीजंस में ये मान के चलो कि यार ऑन फील्ड डिसीजन का, ऑन फील्ड अंपायर का ये डिसीजन आया, आउट आया है, तो मैं भी आउट ही देता हूँ उसको, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ गलत है। आपको लग रहा है कि बेनिफिट कंक्लूजन, आप बोलते हो कि मैं कंफ्यूज हूँ, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही, 50-50 जा रही है दोनों ही चीज़ें, तो आप बेहतर यही है कि बैटर्स के हित में डिसीजन दे दें अपना, ताकि, क्योंकि यही होता है ना आज तक की क्रिकेट में। अभी तो नहीं बनाया हमने ऐसे, मैं आज ही तो नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा पहली बार होगा, बट ऐसा नहीं हुआ इवेंचुअली, और विराट कोहली आउट हो गए। तो अब बेहतर यही रहेगा इंडिया के लिए भी कि आने वाले इस मैच में जितने भी दिन बचे हैं, जो पारी बची है विराट कोहली के लिए भी, तो उस पर फोकस करें। बट उनकी बैटिंग आज देखने को मैंने बताया काफ़ी अच्छी लगी, जिस हिसाब से उन्होंने जितना भी टाइम क्रीज पे रहे बिल्कुल शेकी नज़र नहीं आए, कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे, डिफेंस भी कर रहे थे तो भी कड़क था वो, और सिंगल्स भी ले रहे थे तो भी ऐसा लग रहा था कि आज विराट कोहली बिल्कुल अपने टच में नज़र आ रहे हैं। और होपफुली ही विल गेट बेटर एंड बेटर, और हमें शायद से आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सेंचुरी का जो हम इंतज़ार कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, वो आज देखने को मिल जाएगी। बट होता है, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं थोड़ी ऑस्ट्रेलियन, पहले सुबह से क्या हुआ पूरे दिन में। कल इंडिया 21 फॉर नो लॉस था। आज आते हैं वो, आधा घंटा कोई विकेट नहीं गिरता है, ऐसा लगता है कि पिच सपाट हो गया है और बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान हो सकता है आज के दिन। बट फिर नेथन लियोन आते हैं, और क्योंकि दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया करती है पैट कमिंस और कोनेमन के साथ, उसके बाद नेथन लियोन आते हैं। आते ही केएल राहुल को वो अपना एलबीडब्ल्यू शिकार बनाते हैं, और वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा नंबर और केएल राहुल के लिए एक और फेलियर है ये। और मैं फिर से यही बोलूँगा कि ये मैच ये ना हो कहीं, क्योंकि आप प्रेशर में है, ये तो बात सीधी सी है। चाहे आप कुछ भी करें, शुभमन गिल को आप बाहर वेट नहीं करवा सकते, आप कितने ही बड़े प्लेयर हो, वो बंदा फॉर्म लगी हुई है उसकी, और आप उसको बाहर बैठा के जाए ऐसे नहीं कर सकते हो। तो मे बी यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है केएल राहुल का, तो
यहाँ पे उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए या कोई भी और क्रिकेट, आईपीएल, अभी तो आईपीएल आ जाएगा खैर इस बार इस सीरीज के बाद में, बट उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके अपने आप को थोड़ा टच में लेके आना चाहिए, कॉन्फिडेंस थोड़ा गेन हो जाए उसके बाद। बिकॉज हमें ये तो पता है कि किस कैलिबर के प्लेयर है केएल राहुल, तो उसमें सिर्फ अभी प्रॉब्लम जो आ रही है वो कॉन्फिडेंस लेवल की है, वरना कहीं पे हमेशा फंसे हुए नजर आ रहे हैं, स्पिन हो या फास्ट बॉलिंग हो, वो उनका बल्ला जा ही नहीं रहा, पैर पहुंच ही नहीं रहा है बॉल तक। तो मे बी उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि टीम मैनेजमेंट उनको रेस्ट दे दे एक बार और थोड़ा टाइम दे दे उनको सोचने के लिए। सो वो है केएल राहुल के लिए। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा आते हैं और 100 टेस्ट मैच है उनका ये, बट आज कुछ खास कर नहीं पाते वो। उससे पहले रोहित शर्मा एक सीधी गेंद पे एंगल के साथ बाहर निकली, और बाहर तो क्या थोड़ी सी बाहर निकली थी और टर्न के लिए खेल गए, थोड़ी नीची भी रही, लो बाउंस था उसमें और उस पर वो चलते बने। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, ये मैं मतलब कितने मैचेस से देखता आ रहा हूँ, पिछले जितने भी इंडिया में खास करके टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे स्पिन खेलने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है सारे इंडियन बैटर्स को। मैं टॉप ऑर्डर से लेके और लोअर डाउन द ऑर्डर तक की बात कर रहा हूँ कि वो बैट एंड पैड के बीच में जो गैप ना बने उसके चक्कर में है, या फिर थोड़ा सा स्मार्ट डिफेंस दिखे उसके चक्कर में है, या उनकी टेक्निक ऐसी हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रहा। बट स्पिन गेंदबाजी, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो, कोई भी हो, इतने कितने सारे डिसमिसल हम हर मैच में इंडियन बैटर्स की तरफ से 2 या 3 डिसमिसल ऐसे देखने को मिलती है कि बल्ला पीछे रह जाता है, पैड आगे रह जाता है, और पहले पैड के लगता है फिर बल्ले के लगता है बॉल। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, और जल्द से जल्द चाहे वो राहुल द्रविड़ हो जाए या टीम इंडिया के बैटिंग कोच हो जाए, उनको ध्यान देनी पड़ेगी ये चीज़, और ये जल्द से जल्द ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर मैच में हो रहा है, हर इनिंग्स में हो रहा है टीम इंडिया के बैट्समैन के साथ। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देखने की ज़रूरत है। चेतेश्वर पुजारा भी कुछ खास नहीं कर पाए, एक ही ओवर में नेथन लियोन उनको चलता किया, और चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा को। उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर जैसे ही आते हैं उनसे उम्मीद थोड़ी ज़्यादा थी आज कि स्पिन वो बेहतर खेलते हैं और काउंटर अटैक भी वो कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया पे जो प्रेशर इंडिया पे बना था वो वापस से ऑस्ट्रेलिया पे भी डाल सकते हैं वो, बट ऐसा होता नहीं है। दूसरे छोर पे विराट कोहली जरूर बने हुए हैं, वो जमे हुए हैं, अच्छे से अपनी पारी को बिल्ड करे जा रहे हैं वो, बट श्रेयस अय्यर, हालांकि श्रेयस अय्यर की इसमें गलती है नहीं, उन्होंने तो एक वही फ्लिक करने की ट्राई की थी स्क्वायर लेग की तरफ, वो बॉल थोड़ा हवा में चला गया और पीटर हैंड्सकम्ब ने अपनी नजरें नहीं हटाई बॉल से, और अव्वल दर्जे का कैच था। जो कैच कल केएल राहुल ने पकड़ा उससे भी शानदार कैच आप इसको मान सकते हो। और फिर वहां पे इंडिया ऐसी पोजीशन पे आ जाता है कि हाँ अब इंडिया के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ से एक विकेट और गिरी तो मे बी इंडिया कैन कंसीड 170-180 रन लीड ऑल्सो, क्योंकि वहां पे इस हिसाब की बॉलिंग हो रही थी। नेथन लियोन, टॉड मर्फी और कुनेमन से एक टप्पा पकड़े हुए थे, वो रन लीक कर नहीं रहे थे कोई भी उनमें से गेंदबाज। तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक और विकेट गया तो इंडिया 100-120 के अंदर भी सिमट सकता है, पर वहां पे इंश्योर किया विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने कि ये पारी को आगे बढ़ाएंगे, इतनी जल्दी से हम यहाँ से हिलने वाले हैं नहीं। लंच तक वो दोनों नाबाद गए। उसके बाद लंच के आने के बाद भी आधा घंटा थोड़ा काउंटर अटैकिंग बैटिंग की, अच्छे शॉट्स लगाए, चौके भी आते रहे नियमित अंतराल पे, बट वहां पे टॉड मर्फी की एक आर्म के साथ सीधी गेंद अंदर आई और वो मिस कर गए। रविंद्र जडेजा मिस रीड कर गए, टर्न के लिए वहां पे खेल गए, और वहां पे फिर से ऑस्ट्रेलिया, जो लग रहा था कि एक बार मैच बैलेंस में आ रहा है, फिर से मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका। पहले जडेजा आउट हुए, उसके बाद कुनेमन को अपना पहला विकेट मिला इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में। विराट कोहली को उन्होंने चलता किया। उसके बाद केएस भरत का भी मुझे समझ नहीं आया इतने जल्दी क्या शॉट खेल गए वो, और स्वीप लगाते हुए ग्लव्स पे बॉल लगा और स्लिप के ऊपर वो आउट हुए लियोन की गेंद पे। तो वहां पे ऐसा लगा कि केएस भरत भी शायद से अपना थोड़ा टाइम ले सकते थे और ज्यादा अपने आप को अप्लाई कर सकते थे, बट उस बॉल को बिल्कुल ही मिस जज कर गए। पहले ही बल्ला निकल गया, उसके बाद बॉल आता है, ग्लव्स पे लगता है और वो कैच आउट हो जाते हैं, लॉब बिल्कुल ऊपर ही उठ जाता है अपने कैच वो। बट वहां पे फिर से इंडिया जो थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट हुई थी इनिंग जडेजा और विराट कोहली ने जो करवाई थी, फिर से इंडिया उसी पोजीशन पे आ जाता है और 139 for 7 आई थिंक यही स्कोर रहता है इंडिया का, 139 for 7 केएस भरत जब आउट होते हैं।
उसके बाद अश्विन और अक्षर पटेल आते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, अश्विन आते ही 2 चौके लगाते हैं और ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल को भी फिर कॉन्फिडेंस आता है। और फिर सबको जब अक्षर पटेल ने अपने हाथ खोले तब ऐसा लगा कि हाँ, इंडिया अब जिस पोजीशन पे अभी है उससे बाहर निकल सकता है शायद से। 2-3 ओवर में बड़े शॉट्स खेले और 3 या 4 ओवर में इंडिया ने 20 से 25 रन कर लिए थे टी में जाने से पहले। तब एकदम से जो लीड लग रही थी 120-22 रन की, वो आगे 84 पे जाके रुक गई। वो वहां से ऐसा लगा कि हाँ, अब मैच एटलीस्ट एक तरफा तो नहीं होगा। अगर इंडिया अच्छा फाइट पुट ऑन करे यहाँ से तो मैच बैलेंस में आ सकता है। और वहाँ से तो हम इसके पार्टनरशिप के बारे में बात कर ही चुके हैं। टी के बाद आते हैं, दोनों ने इतना शानदार किस्म का काउंटर अटैक किया, चाहे वो लियोन हो जाए या टॉड मर्फी आ जाए या कुनेमन हो जाए। और कुनेमन को तो बिल्कुल ही अटैक से दूर कर दिया अक्षर पटेल ने, जिस हिसाब की वो बल्लेबाजी कर रहे थे। बट वहाँ पे पैट कमिंस को भी सोचने पे मजबूर कर दिया। पूरा ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक घबरा गया था एक बार कि शायद से अगर ये पार्टनरशिप, अभी तक तो हमारी लीड का जो डेफिसिट है वही ईट किया है अभी इन्होंने, और यहाँ से कहीं लीड ना ले जाए या 40-50 रन की जो बनाने हमारे लिए दुर्बल हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। नई गेंद ली, नई गेंद लेते ही दूसरी बॉल पे अश्विन फ्लिक खेलते हुए मैट रेनशो ने शानदार कैच लिया, और अगर वो कैच नहीं पकड़ा जाता तो इससे भी बुरे सूरत हाल हो सकते थे ऑस्ट्रेलिया के। बट वहाँ पे उसके बाद तो फिर औपचारिकता ही मात्र रह गई थी। अक्षर पटेल ने एक 6 जरूर लगाया, उसके बाद वो भी अच्छे कैच का जो अच्छा कैच पकड़ा पैट कमिंस ने मिड ऑन पे। वो भी कैच अगर नहीं होता तो मे बी वहाँ से भी इंडिया 20-30 रन की लीड अगर अक्षर पटेल क्रीज पे टिके रहते तो भी निकाल सकता था। बट इफ एंड बट्स पे तो मैच नहीं चलता, तो वही हुआ जो ऑस्ट्रेलिया भी एट द एंड डिजर्व करता था थोड़ी बहुत लीड, बट उनको थोड़ी बहुत तो क्या 1 रन की लीड बची उनके पास। तो इसको बोलते हैं बिल्कुल हैंगिंग इन द बैलेंस। अभी तक पहली पारी में एक टीम ने 263 कर लिए, दूसरी पारी में जो दूसरी बैटिंग आई दूसरी टीम की, उन्होंने 262 कर लिए। तो मैच बिल्कुल इवन लगा हुआ है। आप इसमें ये बोलोगे कि चौथी पारी इंडिया को खेली है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि चौथी पारी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है जिस हिसाब से अभी तक पिच बिहेव कर रही है, क्योंकि इतना कोई बड़ा घुमाव देखने को लगातार नहीं मिल रहा है। स्लो टर्न है, लो बाउंस है, और एजेस लग भी रहे हैं, वो स्लिप तक पहुंच नहीं रहे हैं, लेग स्लिप तक नहीं पहुंच रहे हैं, शॉर्ट लेग और सिली पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो इस किस्म की ये पिचें तो ज़्यादा मुश्किल होने वाली है नहीं बल्लेबाजी। वहाँ पे इंडिया ऑल आउट हो जाता है। और उसके अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने कल गेम प्लान में बात की थी कि ऑस्ट्रेलियन जो ऑफ स्पिनर है स्पेशली, उनको राउंड द विकेट आके एंगल का इस्तेमाल करना होगा। वहाँ से एक आधी गेंद सीधी निकलेगी तो बैट्समैन के दिमाग में वो डाउट क्रिएट होगा कि मुझे सीधी बॉल के लिए जाना है या टर्न के लिए जाना है, और वही वो फंस गए। फिर उसके चीज़ में चक्कर में क्या होता है, बैटर्स सोचते हैं कि यार थोड़ा बैकफुट पे आ जाता हूँ अच्छे से, क्या पता काउंटर कर लूँ चीज़ों को, ताकि मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, ताकि बॉल बाहर जा रहा है, सीधा रह रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है टर्न होके। तो उसमें भी फिर बल्लेबाज को फिर थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो वही क्या नेथन लियोन ने सुबह के आते स्पेल में, और उसी से उनको ज़्यादा सफलताएं मिली। केएल राहुल का विकेट मिला, रोहित शर्मा का मिला, चेतेश्वर पुजारा का विकेट उनको मिला वहाँ से। तो वो शानदार गेंदबाजी रही और उसी प्लान पे डटे रहे वो। कुनेमन ने भी जो अक्षर पटेल के आने से पहले जो लाइन और लेंथ पकड़ के बॉल डाली है, वो भी आपके फर्स्ट टेस्ट मैच आप खेल रहे हो एशियन सब कंटिनेंट पे, और वो भी इंडिया के अगेंस्ट, तो वो भी काबिल तारीफ। उन्होंने अपना स्पेल डाला पूरे दिन, जितनी भी बॉलिंग की उन्होंने। टॉड मर्फी ने भी थोड़े महंगे जरूर बीच में रन लीक किए और उनकी थोड़े हल्के नजर आए, क्योंकि आज नेथन लियोन अपनी पीक पे थे, और जब नेथन लियोन इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो उनकी टीम में कोई भी दूसरा स्पिनर हो वो थोड़ा सा फीका ही नजर आता है। और इस किस्म की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की, और नेथन लियोन की तो स्पेशली तारीफ करनी पड़ेगी। कल अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 विकेट पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में, तो आज नेथन लियोन ने 100 विकेट पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के अगेंस्ट। तो ये आज उन्होंने अपना एक नया रिकॉर्ड हासिल किया, नया मुकाम हासिल किया। और शानदार जो ऑफ स्पिन की बिल्कुल मास्टरी जो की हुई है उन्होंने, वो आज हमें देखने को मिली। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो क्राउड आया हुआ था, उन्होंने भरपूर लुत्फ उठाया इस चीज़ का। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक एक पारी समाप्त हो गई है अभी इस टाइम तक, और एक रन की लीड है ऑस्ट्रेलिया के पास। यहाँ से 10 से 12 ओवर का खेल और बचता है,
और यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया 2 से 3 विकेट लूज करता है तो मे बी इंडिया के हक में जाएगा ये मैच बिल्कुल। बट अगर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, एक जो आपको न्यूज़ दे देता हूँ मैं, बहुत पहले ही मिल गई होगी वैसे तो आपको। डेविड वार्नर की पहली पारी में हेलमेट पे बॉल लगी थी, तो वो कंकशन के तहत, कंकशन जो रूल आया है उसके तहत वो उनको दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह ली है मैट रेनशो ने इस टेस्ट मैच में। तो वो उनकी जगह बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। ऐसा कि रूल है कि आप जिस स्पेशलिटी के आप क्रिकेटर हैं, आप अगर बैटिंग करते हैं तो एक बैटर्स को कंकशन करवा सकते हैं, उसको सब कर सकते हैं। अगर आप विकेट कीपर है तो विकेट कीपर लेके आ सकते हैं, स्पिन बॉलर है तो स्पिन बॉलर लेके आ सकते हैं, फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर आप लेके आ सकते हो। इस तरह का एक कंकशन रूल होता है, मतलब लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। अगर जिस तरह का प्लेयर बाहर जाएगा उसी तरह का प्लेयर आपकी प्लेइंग लेवल में अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही लाइक टू लाइक का हो गया, एक लेफ्टी बाहर गया, एक लेफ्टी अंदर आ गया। मैट रेनशो इस पारी में खेलते हुए, बैटिंग करते हुए हमें दिखेंगे। बट यहाँ पे एक और सरप्राइज जो कि मीडिया में पहले भी बात उछल रही थी, मैंने प्रीव्यू में भी बात की थी कि ट्रेविस हेड ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने चांस लिया और एक काउंटर अटैकिंग ऑप्शन देखा उन्होंने उसके रूप में। और ट्रेविस हेड ने आते ही वही काम किया जिसके लिए उनको भेजा गया था ओपनर। और अश्विन के पीछे भागे, जडेजा के पीछे भागे, मोहम्मद शामी के पीछे भागे, अपने शॉट्स खेलते चले गए। हालांकि इंडिया को एक जडेजा ने सफलता जरूर दिलाई जल्दी ही, वो 6th ओवर में, सिक्स ओवर में इंडिया को सफलता मिली। रविंद्र जडेजा ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया, लेफ्ट स्वीप खेलने के चक्कर में वो आउट हुए। बट उसके बाद लबुशेन ने आते ही उन्होंने भी अटैकिंग इंटेंट जारी रखा अपना और वो भी खेलते चले गए। और ट्रेविस हेड ने भी अश्विन हो जाए या जडेजा हो जाए दोनों पे अटैक किया। तो ऑस्ट्रेलिया का बस अभी स्कोर है 12 ओवर खत्म होने के बाद 61 for 1। और अभी बात की जाए यहाँ पे इंडिया की बल्लेबाजी की बात हो गई, बट मैं एक थोड़ा टाइम और लेना चाहूँगा। जिस तरह की बल्लेबाजी अक्षर पटेल और अश्विन ने की है, वहाँ से इंडिया को इस मैच में ना ही वो एक बुरी हार से बचाया उन्होंने, मैं तो यही कहूँगा। पहले तो बहुत बुरी हार होने वाली थी अगर वो कुछ नहीं करते, क्योंकि फिर इंडिया फंस सकता था। वो 300-400 का टोटल चेज नहीं होने वाला था फिर चौथी पारी में, क्योंकि उसका प्रेशर ही अलग हो जाता। ना ही उस चीज से निकाला है उन दोनों की पार्टनरशिप ने इंडिया को, बल्कि एक विनिंग पोजीशन में भी वो यहाँ से जा सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या करना रहेगा यहाँ पे उनको कि अब ऑस्ट्रेलिया के पास टोटल लीड हो गई है 62 की। और अब यहाँ पे सब ये बोल रहे हैं कि चौथी पारी में इंडिया को बैटिंग करनी है तो उनको थोड़ा जल्दी आउट करना पड़ेगा और मे बी ऑस्ट्रेलिया मैच में आगे है। जी हाँ, बिल्कुल। आज के खेल का अगर जब भी ख़त्म हुआ है आज का खेल, उस हिसाब से हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ज़रूर, हम अगर 100% में से चांसेस की बात करें तो 55 to 60% चांसेस ऑस्ट्रेलिया अभी आगे है और 40% ही इंडिया के पास गेम है। बट हमने देखा है जिस हिसाब से पहले टेस्ट मैच की पहली पारी हो जाए जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 90 के अराउंड 2 विकेट लॉस की थी उन्होंने, या इस मैच की पहली पारी हो जाए जहाँ पे 90 के अराउंड एक ही विकेट खोया था ऑस्ट्रेलिया ने, और वहाँ से जब एक विकेट गिरता है तो वो 2-3 विकेट फिर जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हम अमूमन कहते हैं 1 brings 2, बट यहाँ पे जो इंडिया में जिस तरह की क्रिकेट देखने को हमें मिलती है, यहाँ पे 1 brings 3 और 4। तो इस तरह की टैक्टिक्स पे इंडिया को काम करना होगा, उनको थोड़ा सा संयम रखना होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि एक विकेट अगर उनको मिलता है तो वो गुच्छे में फिर विकेट्स आ सकती है और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फिर प्रेशर में आ सकता है। फिर होगा क्या कि अगर ऑस्ट्रेलिया को 200 ट्राई तो ये रहेगी इंडिया की 200, 210, 220 के अंदर होके, पर यहाँ पे 250 भी अगर ऑस्ट्रेलिया करता है तो ज़्यादा घबराने वाली दिक्कत है नहीं। पिच अभी तक अच्छा ही खेल रही है, अगर आप अपने आप को ढंग से अप्लाई करोगे। एक पार्टनरशिप आएगी ना, आप अगर चौथी पारी में खेलोगे तो वहाँ से फिर बॉलिंग टीम क्या है, प्रेशराइज होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर जैसे ही प्रेशराइज होते हैं स्पिनर्स, जिनको एक्सपीरियंस है नहीं लियोन को छोड़ के, तो फिर वो थोड़ी सी गलतियां करना स्टार्ट करते हैं, थोड़े हाफ ट्रैकर बॉल्स डालते हैं, ओवर पिच बॉलें डालते हैं। तो उस चीज़ का फायदा इंडिया उठा सकती है चौथी पारी में, जो कि आज हमें देखने को मिला। जैसे ही एक पार्टनरशिप लगी अक्षर पटेल और अश्विन के बीच में, तो वहाँ पे गलतियां करनी स्टार्ट कर दी। मैथ्यू कुनेमन ने, टॉड मर्फी हो जाए, यहाँ तक कि नेथन लियोन ने भी, उनसे भी वो हाफ ट्रैकर बॉल गिरने लग गई, ओवर पिच गिरने लग गई, डाउन द लेग साइड बॉलें गिरने लग गई। तो ऐसी चीज फिर से होगी, ऐसी गलतियां चौथी पारी में ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स की तरफ से। बट उसके लिए इंडिया को क्या करना होगा, कल आके थोड़ा संयम रखें, अच्छी लाइन और लेंथ हिट करें और ट्रेविस हेड
तो बड़े शॉट्स खेलेंगे तो उसके चक्कर में वो आउट भी हो सकते हैं। जिस तलवार के साथ वो अभी खेल रहे हैं वो उनको खुद को भी वो काट सकती है। और जैसे ही विकेट गिरे फिर प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत है, जल्दी से रन्स लीक ना करे टीम इंडिया वहां से। और क्योंकि वो तो आते हैं, उनकी टैक्टिक्स तो साफ है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की, कि वो तो आते ही अटैक करेंगे आपको। और वो कोशिश करेंगे कि जितनी देर हम क्रीज पे रुके हुए हैं हम 4-5-6 की औसत से रन बनाएं। और जितने जब ऑल आउट हो तो हमारा स्कोर ऑलमोस्ट 280 290 या 270 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। ये उनकी ऐसी कोशिश रहेगी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की। बट यहाँ पे अगर कल आते ही इंडिया स्टार्ट के आधे घंटे पौने घंटे में एक विकेट या 2 विकेट ले गया, तो फिर इंडिया अभी जो पीछे चल रहा है फिर ड्राइवर सीट में आते हुए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर अश्विन जडेजा फिर और घातक साबित हो सकते हैं ऐसी कंडीशंस में। तो इसी गेम प्लान के साथ, इसी रवैये के साथ टीम इंडिया को कल चलना होगा। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन और लेंथ पकड़ के डालते जाए। और रोहित शर्मा को भी ज़्यादा पार्टनरशिप थोड़ी बहुत लगती है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 विकेट जैसे ही आएगी गेम फंसेगा, ऑस्ट्रेलिया फंसेगा। और मे भी वहाँ से इंडिया को एक जो स्नीक थ्रू वाला चांस मिल जाए इस मैच में और आगे निकलने का, जो कि आज थोड़ी सी रिकवरी बिल्ड हुई अक्षर पटेल और अश्विन की साझेदारी से। वो कल अश्विन, अक्षर पटेल और जडेजा की साझेदारी बॉलिंग से वो काम बना दे, क्या पता। और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या रहेगा, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से जैसे वो खेलते आए हैं पहली पारी में या इस पारी में अभी तक, वैसे ही उनको खेलते जाना चाहिए। थोड़ा डिफेंस पे भी बिलीव, उसके अलावा अटैकिंग क्रिकेट वो खेलते हुए चले जाएंगे, थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप लगाते चले जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान उनको रखना है, जो इंडिया के लिए बोला उनको उसके विपरीत करना है। गुच्छे में विकेट्स नहीं देने, एक के बाद एक विकेट फेंकना नहीं है उनको। थोड़ा पार्टनरशिप अगर लगाते चले जाएंगे 30-40-20 रन की भी, वहां से भी इंडिया को प्रेशर में लेके आ सकते हैं। और अच्छे 260-270 के टोटल तक अगर वो पहुंच जाते हैं तो इट विल बी अ गुड स्कोर। क्योंकि चौथी पारी को अगर वो प्रेशर की सब बात करते हैं, प्रेशर की फोर्थ इनिंग में उस हिसाब से। और इंडिया के लिए तो यही है मेरा मानना कि ऑस्ट्रेलिया को पहला ट्राई तो ये मिले, आते ही विकेट मिल गए तो कोशिश इंडिया की यही रहेगी कि 200-210 से नीचे रोके। अगर विकेट्स नहीं भी मिलते हैं तो इंडिया का ट्राई होना चाहिए फिर कि 250 के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया को रोके। और वहां से बिल्कुल क्लियर चांस जाएगा इंडिया की, क्योंकि अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार टॉप ऑर्डर को कि हमारा लोअर डाउन ऑर्डर इतना कुछ करके दे रहा है हमें, तो हमें भी अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे हम, तो वी कैन स्कोर 260 270 280। तो वो वाला स्कोर, ऊपर से कोई भी बल्लेबाज अच्छी पारी खेलता है 50-60-70 रन की, तो वो स्कोर भी इजी हो जाएगा। तो आते ही देखते हैं कल किस हिसाब से तीसरा डे, जो हमेशा हम टेस्ट क्रिकेट में बात करते हैं थर्ड डे, वो हमेशा मूविंग डे होता है, जो कि आजकल ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। बट हाँ, इस मैच में बिल्कुल है, तीसरा दिन है, मूविंग डे है। अभी ज़्यादा मैच किसी भी टीम की तरफ भागा नहीं है। बट कल देखते हैं, कल भी ये माउस कैट वाला गेम चलता रहेगा या फिर कोई टीम बिल्कुल आगे नजर आएगी। हाँ, कल का दिन खत्म होगा तो इतना जरूर है कि मे बी एक टीम अभी जो 55-56% बोल रहे हैं, कल शायद से 70-75% नजर आए आपको मैच खत्म होने से पहले, कल का दिन खत्म होने से पहले। बट मेरा जो कल का प्रेडिक्शन था ना भैया, वो तो बुरी तरह से फेल हो गया। मैंने तो ये बोला था कि आज इंडिया ऑल आउट नहीं रहेगा, इंडिया पहली पारी में 60-70 रन की लीड भी ले जाएगा। पहले के आधे घंटे में देख के तो सही लग रहा था, बट इवेंचुअली ऐसा हुआ नहीं। बट फिर भी दिन में मैं सोच रहा था उससे तो बहुत अच्छा हो गया, एटलीस्ट इस मैच में अभी तक हम बने हुए हैं। और उम्मीद तो यही है कि अब इससे और अच्छा करेंगे। और कल का दिन जब समाप्त होगा तो भैया मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया अभी 45% पे है ना, कल इंडिया बैठा होगा 75% पे जब भी कल का दिन का खेल समाप्त होता है। और बिलीव रखिए अपनी टीम पे, और मैं तो बैक करूंगा टीम इंडिया को। और मुझे ये लग रहा है कि इंडिया ये टेस्ट मैच भी जीतने वाला है, चाहे थोड़ा सा क्रैकर ऑफ अ गेम हो, बिल्कुल अंत तक ये गेम जाए। और मे बी बिल्कुल ही लास्ट तक ये गेम चला भी जा सकता है चौथी पारी में इंडिया की। बट मैच इंटरेस्टिंग होगा ये तो पक्का है, बट इंडिया भी जीतने वाला है, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। आप भी अपने व्यू बता सकते हो, इसको लेके अपना ओपिनियन रख सकते हो। आज के लिए इतना ही है। आज का खेल देख के बहुत मज़ा आया, और वैसा ही लुत्फ जो अरुण जेटली स्टेडियम में जितना क्राउड है 35 अराउंड 1000 के 25,000 के अराउंड, उन्होंने भी भरपूर मज़े लिए होंगे मैच के। और कल भी ऐसा ही दिनों उम्मीद करते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। अगर ऐसे मैचेस चलते रहे, ऐसे दिन चलते रहे, तो टेस्ट क्रिकेट को ऐसा जीवित रखना बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही जीवित हो जाएगा।
और ऑलरेडी है जीवित। ऐसे ऐसे मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा वाइट बॉल क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता, वो बॉल टू बॉल, कभी गेम इधर स्विंग हो रहा है, कभी गेम इधर स्विंग हो रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। बट मेरा तो मानना है कि टीम इंडिया कल की तो प्रेडिक्शन मेरी फेल हो गई, बट आज की मुझे लगता है कि सही जाने वाली है मेरी प्रेडिक्शन। कल इंडिया जो खेल खत्म होगा कल के दिन का, वहाँ पे बेटर साइड रहेगा टीम इंडिया। आज के लिए इतना ही। और अभी तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आप आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। आपको इसी तरह के मैच डे प्रीव्यू और रिव्यू आपको देखने को मिलते रहेंगे। और होपफुली यू विल एंजॉय ऑल ऑफ आवर वीडियो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।